ऑल राइट बेटा, तो देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था हिस लॉ एंड किरचॉफ्स इक्वेशन कैसे यूज करना है। सभी को ध्यान है उसके बारे में? तो उस पे एप्लीकेशन भी काफी सारे हैं, वो आप करते रहना। आज मैं डिस्कस करूंगा डिफरेंट हीट ऑफ अ रिएक्शन। जैसे आपको नाम बता देता हूं, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन, एटोमाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। तो ऐसे करके कई सारे डिफरेंट हीट टर्म्स हैं। इनका मतलब क्या होता है, ये काफी थ्योरेटिकल टॉपिक है, एंड इनको कैसे यूज करते हैं फॉर गेटिंग द डेल्टा एच ऑफ अ रिएक्शन। ओके, तो इस पे आज हमारा मेन जोर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो चलने वाला है वो कौन सा है, एंट्रोपी पढ़ाएंगे। एंट्रोपी के बाद गिब्स, एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। नहीं, इट विल टेक टाइम। चलो, तो पहले हेडिंग डालो, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। देखो, जब वर्ड इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन कभी भी आए, इसका मतलब होता है इंथैल्पी चेंज। इज दैट क्लियर और नॉट? क्योंकि रिएक्शन का मतलब कोई रिएक्शन कोई सिस्टम तो है नहीं, रिएक्शन इज अ प्रोसेस, एंड इंथैल्पी ऑफ प्रोसेस का कोई सेंस नहीं होता है। ओके, इंथैल्पी ऑफ प्रोसेस का कोई सेंस नहीं होता है। इंथैल्पी ऑफ प्रोसेस का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि प्रोसेस के अंदर रिएक्टेंट अलग है और प्रोडक्ट्स अलग है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखे तो आप उसको समझ लो इंथैल्पी चेंज ऑफ दैट रिएक्शन। इज दैट क्लियर? अब ये वर्ड स्टैंडर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे? तो देखो, मैंने कल आपको बताया था कि इंथैल्पी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी है इसकी, ऑफ कोर्स वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा, ये सुनो, और किन चीजों पे, फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करेगा कि भाई सॉलिड से वो लिक्विड जा रहा है या सॉलिड से सीधा गैस जा रहा है, उस पे भी डिपेंड करेगा, ये सुनो। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो इसका डिपेंडेंस है, एक ही रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज अलग अलग टेम्परेचर एंड अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग हो सकती है। तो अब सोचो कि जैसे मान लो, और ये एक बड़ा मतलब टीडियस टास्क है। क्यों? क्योंकि आप हर एक रिएक्शन को कराते हो किसमें, एक कैलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट है जिसको बॉम्ब कैलोरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉम्ब कैलोरीमीटर। हाँ जी। सो इस बॉम्ब कैलोरीमीटर में बेसिकली वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, मोस्टली कंबशन रिएक्शन कराते हैं, और हर रिएक्शन से जो भी हीट निकल के आ रही है ना, उसको अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कि जितना भी हीट आया है उसके हिसाब से यहाँ टेम्परेचर रेज हुआ होगा, तो Q इज इक्वल टू mS डेल्टा T प्लस ये जो भी कैलोरीमीटर के वॉल्स हैं उनका हीट कैपेसिटी कितना, वो मल्टीप्लाई करके वो निकाल लेता है। तो कितना हीट आया एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकल गया। तो कितना हीट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हमें पता चल गया, तो क्या उस रिएक्शन का डेल्टा यू पता चल गया क्या? एंड डेल्टा यू डेल्टा एच में रिलेशन हमें पता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG/RT। अगर एक भी हमें पता है तो दूसरा हम निकाल सकते हैं। दैट्स हाउ फॉर डिफरेंट रिएक्शन वी गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंथैल्पी चेंज। गॉट इट? अब सोचो, हर रिएक्शन का प्रैक्टिकल कर करके हम निकाल रहे हैं, बट मेरे और बाकी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उनमें कोई डिफरेंस ही, मतलब कोई टेम्परेचर का सेंस ही नहीं है। भाई मैंने अपना 25 डिग्री पे निकाला, उन्होंने 0 डिग्री सेल्सियस पे निकाल लिया, तो उस डेटा का हम कोई यूज कर पाएंगे नहीं। फिर हमें किरचॉफ्स लॉ लगाना पड़ेगा कन्वर्ट करने के लिए किसी यूनिफाइड टेम्परेचर पे। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड वर्ड डिफाइन किया गया, एंड टेबल भी उसी का मोस्टली बनाया जाता है ना। तो स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि वो रिएक्टेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, पहली चीज, एंड एक डिफाइंड टेम्परेचर एंड डिफाइंड प्रेशर पे होने चाहिए। डिफाइंड टेम्परेचर एंड डिफाइंड प्रेशर पे अगर ये कंडीशन मीट होती है तो उसको कौन सा डिफाइंड टेम्परेचर, तो यूजुअली जो लिया जाता है, वैसे ये कोई भी हो सकता है, बट यूजुअली जो लेते हैं वो रूम टेम्परेचर लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, एंड प्रेशर कितना लेते हैं, 1 बार।
हालांकि बार और एटीएम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 बार। 0.03 का ही सिर्फ डिफरेंस है और कोई खास डिफरेंस नहीं है। लिखो, स्टैंडर्ड enthalpy of a reaction is enthalpy change when reactants and products are represented in their standard state at a defined temperature and pressure. At a defined temperature and pressure. At a defined temperature and pressure. ओके, आगे लिखते हैं। लिखो, मोस्ट कॉमनली the temperature is taken as room temperature, which is 25 degrees Celsius or 298 Kelvin. Most commonly the temperature is taken as room temperature, ब्रैकेट में लिख लो 25 डिग्री सेल्सियस और 298 Kelvin, and pressure for standard condition is taken as 1 bar. तो अब जो आपका डेल्टा एच था ना, उसके ऊपर ऐसे लिखा रहेगा मार्क, ऐसा नॉट ऐसे करके, तो समझ जाना ये जैसे ही लिखा है इसका मतलब इसने रूम टेम्परेचर एंड 1 बार एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट सारा रिएक्शन को कराया हुआ। इज दैट क्लियर? समझ में आया? स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब, गुड पॉइंट। स्टैंडर्ड स्टेट, अब जैसे मैं तुमसे पूछूं कि ये बताओ 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर पे H2O का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा? मतलब इस कंडीशन पे H2O किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? लिक्विड। तो ये इसका स्टैंडर्ड स्टेट है, समझ गए? हाइड्रोजन किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? गैस के फॉर्म में। तो ये इसका स्टैंडर्ड। आपने इसको पता चला H2O आइस लिख दिया तो ये गलत बात। आ रहे बात समझ? बोलो। तो नॉट का मतलब, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब ये। गॉट इट ना? चलिए, अच्छा, तो अब ब्रैकेट में लिख लेना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा एच नॉट। आर स्टैंड्स फॉर रिएक्शन, ओके, ये ऊपर नॉट जीरो लगा के एक कट मार दो ऐसा थीटा टाइप में, वही नॉट है, या नॉर्मली जीरो भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसके ऊपर पावर। सभी को समझ में आ गया? आइए अब हम डिफरेंट हीट ऑफ रिएक्शन को समझते हैं, या डिफरेंट इंथैल्पी टर्म, क्योंकि हीट एंड इंथैल्पी में डिफरेंस तभी है जब प्रेशर कांस्टेंट ना हो, अदरवाइज जितना हीट आ रहा है वही डेल्टा एच के। तो इसलिए इंथैल्पी के जगह हीट भी लिखते हैं, लेकिन अंडरस्टूड है कब बेटा? कांस्टेंट प्रेशर पे। तो हेडिंग डालो, डिफरेंट हीट ऑफ रिएक्शंस, डिफरेंट हीट ऑफ रिएक्शन। अभी कई सारे वर्ड्स है, पहले मैं उसको कंपाइल कर लेता हूं, फिर एक एक करके आपको समझाता हूं, ठीक है? चलो, तो सबसे पहला मैं लिखवा रहा हूं आपको स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच नॉट एफ, ऐसे लिखा है, या इसी को ऐसा भी बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, और इट इज टर्म्ड एज स्टैंडर्ड हीट ऑफ। अंडरस्टूड है बेटा?
at constant pressure. Okay, standard heat of formation. तो अब मैं हीट वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि वो थोड़ा मिसलीड करता है हमें, तो मैं हमेशा इंथैल्पी यूज करूंगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब क्या है। डेल्टा एच नॉट सी, सी स्टैंड्स फॉर कंबशन, एफ स्टैंड्स फॉर फॉर्मेशन। नंबर 3, फिर देखेंगे बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है। फिर देखेंगे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। फिर देखेंगे इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, एंड फिर देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। वर्ड कहां से ये आया है न्यूट्रलाइजेशन? बिल्कुल सही, एसिड बेस रिएक्शन के बारे में यहां बात होगा। ठीक है, तो ये बेटा सबसे कॉमन वर्ड्स हैं, इनको मैं दिखाऊं, बाकी और कभी कुछ भी आता है तो वो आप देख करके भी समझ सकते हो। फॉर्मेशन, कंबशन, बॉन्ड, एटोमाइजेशन भी करेंगे, अभी समझाता हूँ, एक एक करके समझाता हूँ, डोंट वरी। हाँ, सबका है। जैसे इसके लिए लिखा जाता है डेल्टा एच नॉट ए एटोमाइजेशन, सॉल्यूशन एस लिखा जाता है, बट इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये डेल्टा एच नॉट। हाँ, देख बॉन्ड तोड़ने के लिए पहले उस चीज को हमें गैसेस फॉर्म में लेके जाना पड़ता है। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में जरूरी नहीं है कि 28 डिग्री पे ही वो एटम में कन्वर्ट हो जाए। हाँ, सॉल्यूशन की बात आ रही है तो सॉल्यूशन के केस में तुम आप लिख सकते हो, एंड न्यूट्रलाइजेशन में भी तुम लिख सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। चलो पहले अभी स्टार्ट करते हैं एक एक करके, फिर समझते जाना। अभी आर का मतलब रिएक्शन, ये नहीं है, इसके साथ नहीं, वो तो पहले था, अब नहीं, ये तो पहले का लिखवाया था ना, इसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही बोलता। लिख लिया? चलो बेटा पहले एक एक करके हम डिस्कस करते हैं ना, समझते चलो साथ में। लिखो, पहला लिखो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब ये क्या है, पहले मैं कहानी लिखवाने से पहले आपको समझाता हूं। इस पे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं जेई के अंदर, तो थोड़ा ध्यान देना। थर्मो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है ना, क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं, तो उनमें ये वाले पोर्शन पे थोड़ा टारगेट ज्यादा रहता है। ओके, बहुत आसान है, सारा डेफिनेशन में ही खेल है इसके, वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं बस। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वो ये है कि वर्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या है। फॉर्मेशन का मतलब कोई चीज बन रहा है, जैसे मान लो H2O, H2O फॉर्म हो रहा है, NaCl फॉर्म हो रहा है, H2SO4 फॉर्म हो रहा है, CO2 फॉर्म हो रहा है ना। ये वर्ड किससे रिलेटेड है? फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो बनते तो सर बहुत सारे तरीके, CO2 बनाने के तरीके बहुत सारे हैं। मैं कार्बन को ही खूब सारा ऑक्सीजन दे दूं और गर्म कर दूं तो CO2 बन जाएगा। कार्बन को लिमिटेड सप्लाई करके पहले CO बनाऊं एंड फिर CO से क्या बना दो? CO2, यानी CO से भी मैं CO2 बना सकता हूं। ये सुनो,
कहीं कोई चीज हीट करके, जैसे ऑक्सैलिक एसिड को हीट करने पे भी CO2 निकलता है। सो देयर आर मल्टीपल डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जहां से CO2 प्रोड्यूस होता है। तो आखिर हम किसको मानेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? तो इसका बड़ा स्टैंडर्ड टर्म है, बोलते हैं जो भी चीज 1 मोल मतलब बना रहे हो आप, जैसे मान लो आपने CO2 का लिखा या H2O लिखा, डेल्टा H0F ऑफ H2O कौन सा रिएक्शन है जिसका एंथैल्पी चेंज डेल्टा H0F ऑफ H2O लिखा जा सकता है? तो उसका तरीका ये है, H2O बनना चाहिए फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ द एटम्स विच आर प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। वो कहां से बनाना है? जो इसके अंदर एटम्स हैं उनके एलिमेंटल फॉर्म से इसको बनाना है। तो बताओ H2O में कितने एटम है? एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यही 2 एटम है। तो हाइड्रोजन नेचर में 25 डिग्री सेल्सियस पे कैसे एग्जिस्ट करता है? H2 गैस के फॉर्म में। तो मैं यहां लिखूंगा H2। और ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है? सर वेरियस फॉर्म है, O2 एंड O3। ओजोन भी तो है। तो O3 से नहीं, इसको किससे लेंगे? O2 से। O3 O2 क्या है? दे आर एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप जब भी आ जाए तो यूजुअली सबसे स्टेबल एलोट्रॉप लिया जाता है। तो ये हाफ O2 करना पड़ेगा तो H2O बन जाएगा। और ये कैसा होता है रूम टेम्परेचर पे? 25 डिग्री। नॉट लगा ना तो 25, तो इसलिए लिक्विड। So enthalpy change associated with this reaction can be termed as enthalpy of standard enthalpy of formation of H2O। अगर आप 25 डिग्री पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन कराते हो किसी तरीके से एंड उसके बाद उसका डेल्टा H निकाल पाते हो सच दैट कि रिएक्शन में वो एक ही मोल वाटर बना हो, इधर चेंज करना है, इस साइड कुछ चेंज नहीं करना है। कहां से बना हो? फ्रॉम द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जो एटम्स प्रेजेंट है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंटल स्टेट से। और अगर उसका एलिमेंट के अंदर एलोट्रॉपी है, कोई एलिमेंट ऐसा है जो एलोट्रॉपिक बिहेवियर, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। कार्बन के अंदर देखो डायमंड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में भी है, लॉन्स्टोलाइट भी है, बकमिंस्टर फुलरीन है, देयर आर सो मेनी। ये सुनो, ऐसे सल्फर में रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर होता है। फॉस्फोरस में व्हाइट, ब्लैक, रेड, पिंक सब होता है। तो बहुत सारे फॉस्फोरस हैं। तो उनमें किस फॉर्म से बनाना है? हमेशा यूजुअली सिर्फ एक जगह पे थोड़ा डॉट मार्क है, वो है फॉस्फोरस। उसका कहानी कुछ अलग है, वो मैं समझाऊंगा। लेकिन फॉस्फोरस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के केस में अगर एलोट्रॉप एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनके मोस्ट स्टेबल फॉर्म से लेना है। और उनके जो भी फॉर्म्स ले रहे हो इस बात का ध्यान रखना है कितने डिग्री सेल्सियस पे उनका फॉर्म का फेज लिखना है? 25 डिग्री एंड 1 बार प्रेशर पे। तो हमें पता है H2O 25 डिग्री पे लिक्विड होता है, इसलिए मैंने लिक्विड लिखा। इज दैट क्लियर? तो अगर आप ऐसे रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हो तो इसका जो भी इंथैल्पी चेंज आता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, वो वैल्यू ही स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कहलाएगी। ऐसी मैं बात करूं तो CO2 का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखो सर, विच रिप्रेजेंट्स डेल्टा H0F ऑफ CO2 गैस। यहां लिखना पड़ेगा H2O लिक्विड। गॉट इट? बताओ अगर CO2 गैस आप लिखना चाह रहे हो तो इसमें कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म होता है। कौन सबसे स्टेबल है? तो बेटा अभी याद कर लो, ग्रेफाइट सबसे स्टेबल होता है। अंदर से फील आ रहा होगा डायमंड ना, लेकिन ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल होता है। अब ये स्टेबिलिटी कैसे पता करते हैं? बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि भाई मैं डायमंड से ग्रेफाइट जाने में डेल्टा H कैसा आया। अगर ये नेगेटिव आया, इसका मतलब तभी नेगेटिव हो सकता है जब डायमंड एनर्जी में ऊपर और ग्रेफाइट नीचे हो, क्योंकि एनर्जी में ऊपर से कोई नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी डिक्रीज हुआ तो डेल्टा H क्या हो जाएगा? नेगेटिव।
और अगर इसने डायमंड से ग्रेफाइट जाने में डेल्टा एच पॉजिटिव कर लिया तो कौन ज्यादा स्टेबल? डायमंड ज्यादा। अरे इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव का मतलब डायमंड नीचे ग्रेफाइट ऊपर है, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, जिसकी कम। समझ गए ना? तो डेल्टा एच के साइन से पता कर लेंगे। अब कहोगे सर डायमंड से ग्रेफाइट या ग्रेफाइट से डायमंड बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल बनाए जा सकते हैं समग्र। आप डायमंड से ग्रेफाइट बना सकते हो, एंड ग्रेफाइट से, इसी को बोलते हैं फेज ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इसको? फेज ट्रांजिशन। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? चलिए तो अब लिखना शुरू करते हैं इसके बारे में। तो कार्बन का इसका कौन सा फॉर्म है? ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल एंड इन सॉलिड फॉर्म एंड O2 इन गैस फॉर्म। इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन विल बी टर्म्ड एज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो जिसका भी फॉर्मेशन बोल रहे हैं उसका 1 मोल बनना चाहिए। मार्क करो ये बात, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, जिसका भी फॉर्मेशन बोला जा रहा है उसका 1 मोल बनना चाहिए। कहां से बनना चाहिए? फ्रॉम इट्स, फ्रॉम द एटम्स इन देयर एलिमेंटल स्टेट। ओके, लिखिए। लिखो, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन is equal to enthalpy change of the reaction is equal to enthalpy change of the reaction where 1 mole of the given molecule or compound is formed, 1 mole of the given, अंडरलाइन कर लेना, वो 1 मोल होना चाहिए। 1 mole of the given molecule or compound is formed from its what? ना ना, अरे वो तो ये इनकी बात है ना। फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, अंडरलाइन कर लेना। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट या एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट हो वहीं से बनाना। फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। आगे लिखो, if the element show allotropic behavior, if the element shows allotropic behavior, then usually the most stable allotrope is considered. Then usually the most stable allotrope is considered, अब ब्रैकेट में लिख लेना, एक्सेप्ट इन केस ऑफ फॉस्फोरस। एक्सेप्ट इन केस ऑफ फॉस्फोरस के केस में कौन सा लेके चलते हैं? व्हाइट फॉस्फोरस को लेके चलते हैं ना। व्हाइट फॉस्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, ब्लैक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। व्हाइट सबसे ज्यादा रिएक्टिव और ब्लैक सबसे, फिर भी उसको लेते, भी समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है। किसमें? बहुत फर्क है, अभी सिखाऊंगा ना, अभी वेट करो, अभी समझाता हूं। पहले ये क्लियर हो गया तो एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल पहला लिखो, रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
liquid water and write down this reaction. Example है ये इसका. नहीं. अच्छा देखो, ये भी बड़ा वैलिड सा पॉइंट है. जैसे इसका कहना है कि सर ये बताओ, अगर मान लो आपस में वो रिएक्ट ही नहीं करने हो, कई बार होता है भाई, कोई जरूरी थोड़ी ना हर एलिमेंट कंबाइन नहीं करे, इजंट इट. फिर क्या करेंगे? फिर हम दिमाग लगाएंगे. दो इक्वेशन है हमारे पास, एक हेस लॉ और एक किरचॉफ्स इक्वेशन. तो मान लो अगर वो हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, लो पे नहीं करते हैं, तो किरचॉफ्स इक्वेशन से पहले हाई वाला हमें पता है, तो लो वाला निकाल लेंगे. अरे बोलो, किरचॉफ्स इक्वेशन क्या था? ध्यान है, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा. हाँ ध्यान रखना, ये डेल्टा Cp ऐसा है नहीं जो आपको दिख रहा है. डेल्टा Cp का मतलब Cp प्रोडक्ट माइनस Cp रिएक्टेंट नहीं है, ये हीट कैपेसिटी, इट इज नॉट मोलर हीट कैपेसिटी ना, तो इसलिए उसमें मोल मल्टीप्लाई बाई Cp है. ध्यान है ना सभी को? अच्छा, तो अब अगर हायर टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है तो हम उस हिसाब से यहां निकाल लेंगे. लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार वो एक्चुअल में चाहे लो टेम्परेचर हो हाई टेम्परेचर रिएक्ट ही नहीं करते, तो भी हेस लॉ का यूज करके ऐसे रिएक्शन का हम कहानी बना सकते हैं. नहीं, कई सारे रिएक्शन का अगर हमें वैल्यू पता हो, उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के एक रिएक्शन का निकालना हो, तो हमने सीखा था ना. तो वो सारे एक तरह से तरीके हैं जिससे कोई रिएक्शन एक्चुअल में हो नहीं भी हो रहा हो तो उसकी इंथैल्पी चेंज, बाकी फैक्टर्स के बारे में हम आइडिया लगा सके एक्सटेंसिव. इसलिए ये एक तरह से बड़ा हेल्पफुल मेथड होता है ना, थर्मोडायनेमिक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज. चलो आगे लिखते हैं. सो रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग, सेकेंड एग्जाम्पल लिखो, रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस. और ये सेकेंड रिएक्शन लिखते हैं, reaction representing enthalpy of formation of CO2. लिख लिया बेटा? बोलो. देखो, कौन से एलोट्रॉप को लेते हैं वो मैं हर एलिमेंट के लिए लिख देता हूं आपके लिए. मैं बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, कुछ केसेस में ही है. कार्बन के लिए एलिमेंट, standard form taken for delta HF. तो एलिमेंट पहला कौन सा है? कार्बन. कार्बन के लिए कौन सा लेते हैं? ग्रेफाइट. उसके बाद मान लो सल्फर है. सल्फर के दोनों स्पेलिंग होते हैं बाय द वे, PHER भी होता है एंड FER भी, दोनों ही चलता है. ठीक है, तो सल्फर के लिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग? हाँ, रोम्बिक. रोम्बिक सल्फर लिखा रहेगा ऐसे, रोम्बिक लिखा रहेगा. एस वही रहता है, S8 ही रहता है दोनों का. नंबर 3 ऑक्सीजन, O2 लेते हैं, O3 नहीं लेते हैं. O2 गैस. सल्फर 8 रोम्बिक सॉलिड, कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड.
और कोई बताओ जहां एलोट्रोपी आता हो। हाँ, फॉस्फोरस। इसमें बहुत सारे हैं, बट फॉस्फोरस P4, ये वाइट फॉस्फोरस है और ये सॉलिड होता है। P4 का फॉर्म वाइट फॉस्फोरस का है। तो मेरे ख्याल से आपका काम इतने में ही हो जाना चाहिए, ज्यादा और टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सॉलिड, हाँ। दूसरा कौन सा फॉर्म है उसका? मोनोक्लिनिक है। किसका? मोनोक्लिनिक का? नहीं, पी नहीं है, FER है वो। अच्छा, तुमने ये बोला कि वो सेकंड वाली, तो सल्फर यार PH। हाँ, PHU। अब पता नहीं ये ER है या UR है इसमें मुझे। हाँ, सल्फर होगा, UR। थोड़ा इतना तुम लोग स्पेलिंग में एडजस्ट करोगे मेरे साथ, ठीक है? सल्फर, ठीक। कौन सा? अरे दोनों ही होता है बेटा, दोनों ही होता है, अभी वही तो समझा रहा था। एक्चुअली देखो, इंग्लिश जो हम सुनते हैं वो दो जगह का एक्सेंट है मेनली, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकन। तो उसमें FUR कौन सा वाला है? अमेरिकन। वैसे इंडिया में जो टेक्स्ट वगैरह लिखे जाते हैं मोस्टली वो ब्रिटिश। हाँ, उन्होंने ही रूल किया तो उन्हीं का कहानी लिखा। कहाँ गया ये? अच्छा, 8 मिट गया क्या? हाँ, ये 8 है। अब ये 8 क्यों है समझ में आता है क्या? सल्फर का स्ट्रक्चर क्राउन लाइक कल किसी ने बनाया था, वो क्राउन बनाया था कल किसी ने, ऐसा करके क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है। बच्चों, समझ रहे हो ना तुम लोग? क्या समझ रहे हो? देखो तो कितने हो गए? ज्यादा हो रहे हैं क्या? एक मैंने एक्स्ट्रा बना दिया। अब ठीक है? ठीक है, ये रख रहा हूं। तुम अभी स्पेस से आए हो ना? अच्छे से आगे बताओ। अभी हमारे कौन है यार अभी ऊपर? अभी आ ही नहीं पाई। हाँ, सुनीता विलियम्स। वो आई नहीं, तुम जाके आ भी गए रूम के। आज नोट कर लिया सभी ने? कर लिया ना? दिस इज S8। ये वही क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है? डबल ना बेटा, तो हर तरफ से बॉन्ड बनाया, कैटिनेशन एबिलिटी बेटर होती है, इसलिए ऐसा बनता रहता है। ठीक है, गॉट इट? आते बात करते P4 कैसा होता है। इसका भी स्ट्रक्चर हमने केमिकल बॉन्डिंग में किया है, पिरामिडल होता है, ध्यान है? ये जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा है बिल्कुल। एक फॉस्फोरस, दूसरा यहाँ ट्रायंगल बनाओ और एक टॉप पे रखो, इनको आपस में मिला दो। बाई पिरामिड नहीं है जी, पिरामिड। अरे पिरामिड P4 एज अ होल देखो, पिरामिडल। हाँ, कुछ ट्राई तो किया था तुमने वैसे, बिगड़ गया ना? चलो, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ओके। आइसोटोप के केस में देखो, मेरे ख्याल से जब स्टैंडर्ड स्टेट का डिस्कशन है तो जो नेचुरली एग्जिस्टिंग सैंपल है उसी को लेते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ पर्टिकुलर आइसोटोप। हमेशा वो एवरेज वैल्यू ही ली जाती है ना? तो इस बात को ध्यान रखना। जैसे हाइड्रोजन H अगर लिखेंगे तो H के फॉर्म में, बट हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम तीनों का एवरेज वैल्यू निकाल के लिखते हैं ना, 1.008 ऐसा कुछ करके। तो वो वाली बात है यहाँ पे। तो फिलहाल एलोट्रॉप्स में ही है। आइसोटोप के केस में ऐसा कोई खास एग्जिस्टेंस, आई मीन खास चेंजेस नहीं करने, वो आप उसको उसी फॉर्म में लिखो। इज दैट क्लियर?
तो ये रिएक्शन था। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, लिखो तो। फाइंड द स्टैंडर्ड enthalpy of formation find the standard enthalpy of formation of methane gas, CH4 gas. डी मतलब डायमंड यार, कार्बन का डायमंड। पूरा लिखो क्या? बात नहीं बेटा, बिल्कुल भी। ये थोड़ा ज्यादा कर रहा हूं मैं, ठीक है? तुम लोग समझो, ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। जस्ट ट्राइंग ओनली, ओके? एकदम चुप रहोगे तो बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, डेटा का कोई गारंटी नहीं है, मैं रैंडमली लेने वाला हूँ, तो ये नहीं एनसीईआरटी से मिलाने लग जाओ, बोलो सर तो गलत पढ़ा रहे हैं। अभी मेरा बस सिर्फ एक पर्पज है कि आपको, हाँ, ये निकालने आ जाए। बाकी रिसर्च तुम लोग करते रहना, कोई दिक्कत नहीं, ये हाफ नहीं करूंगा मैं, चलेगा? ट्वाइस ऑफ H2। ओके, चलो मैं इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना सकता हूँ, बट अभी फिलहाल इमोशंस को कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक? अच्छा जी, CH4 गैस प्लस O2 फॉर्मिंग CO2 प्लस H2O। 4 है ना यहाँ पे, तो 2 लगाना पड़ेगा। 2 2 4, यानी यहाँ 2 लगा देंगे तो हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया? ये कहानियां आपको दी हुई हैं, मैं सबकी वैल्यूज लिख दे रहा हूं। तो डायमंड से मान लो आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम वैल्यू गाइज, ओके? सो मान लो इसका डेल्टा H0 दिया है कितना, माइनस 500 किलो जूल पर मोल। मैं सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूं, यूनिट अंडरस्टूड है, किलो जूल पर मोल। इसका डेल्टा H0 दिया हुआ है कितना, डायमंड से कहां जा रहा है? ग्रेफाइट में जा रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है ना, तो एंडोथर्मिक नहीं बल्कि एक्सोथर्मिक, नीचे जा रहा है, तो ये आ जाएगा मान लो माइनस 3 किलो जूल पर। बहुत कम होता है वैसे ये वैल्यू। और इधर से इधर जाते टाइम पे मान लो ये वैल्यू मैंने दी हुई है, और वो वैल्यू कितनी है बेटा? तो मान लो ये कुछ करीब 600 माइनस 600 किलो जूल के आसपास। और ये वैल्यू जो दे रखी है वो बहुत ज्यादा दे रखी है, लगभग लगभग मान लो 1400 किलो जूल के आसपास, 1400। ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी है मैंने, और मैंने आपसे सिर्फ क्या क्वेश्चन पूछा है? एकदम छोटा सा क्वेश्चन, क्या है? फाइंड द एंथैल्पी ऑफ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। सॉरी, मीथेन ही पूछा है ना? हाँ, थैंक गॉड, मीथेन ही, CH4 वही पूछा है। ट्राई करिए, आपको मैंने इस क्लास से पहले ही इक्विप्ड कर रखा है कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। डू इट। हिंट दे दो, यूज हेस लॉ, बस, और कुछ नहीं करना।
चलो चलो चलो। हाँ बेटा 290। आओ चलो देखते हैं। चलो कर लिया आप लोगों ने, अब मैं ट्राई करता हूं, ठीक है। देखो जैसे ही मैंने बोला इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, कितने लोग ये बात समझ गए कि सर आप ना बेसिकली ये रिएक्शन का बोल रहे हो कि CH4 गैस बने, कहां से बने, कार्बन सॉलिड कौन सा, ग्रेफाइट, एंड प्लस 2H2 गैस। इस रिएक्शन का ही आप इंथैल्पी चेंज पूछ रहे हो, ये सुनो, यही क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि दिस इज इक्वल टू व्हाट, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये सुनो। तो क्या बेटा बताओ, मुझे अगर ये CH4 चाहिए, इतनी सारी कहानियां दी हूं, तो क्या कुछ दिमाग लगा सकते हैं? अच्छा जरा सोचते हैं पहले ना, फिर उसका बनाएंगे, इसी के हिसाब से सारे रिएक्शन को रीड्राफ्ट करें। मेरे को राइट साइड में क्या चाहिए, मिथेन। मिथेन कहाँ है पूरी दुनिया में, यहाँ है, 1 2 3 चौथे रिएक्शन में। तो मैं प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट, तो मैं इसको उल्टा करूंगा, क्या समझ में आ रहा है? चलो इसको उल्टा करते हैं। तो क्या है, ये CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड, यहाँ लिखना जरूरी है, मैं मिस कर गया हूँ, यहाँ गैस रहेगा, ठीक है। H2O लिक्विड, गॉट इट। मिलके क्या बन रहा है, CH4 गैस प्लस 2O2। क्या समझ में आ रहा है? दिस इज फर्स्ट रिएक्शन एंड इसका डेल्टा H, मैं मान रहा हूं ये पहला रिएक्शन है, इसका डेल्टा H1 कितना है, हाँ प्लस में आ जाएगा 1400। क्या समझ में आ रहा है? अच्छा जी, दूसरा मेरे को क्या चाहिए, हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट साइड। क्या हाइड्रोजन एक से ज्यादा रिएक्शन में यूज हुआ है क्या? नहीं, H2 सिर्फ यहाँ यूज हुआ है। कितना चाहिए मेरे को, 2 चाहिए, वो है ही, है ना। तो इसको तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, बिल्कुल छेड़ना नहीं। तो ये मैं लिख देता हूं 2H2 which is gas plus O2 which is gas and 2H2O, and the value that I have given to you is -600 किलोजूल। ओके, ये वैल्यू मैंने दी है। तो ये मैं सेकंड रिएक्शन बोल दे रहा हूँ, इसका डेल्टा H2 बोल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत? ओके जी। उसके बाद मुझे लेफ्ट में क्या चाहिए, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट चाहिए, ग्रेफाइट। तो यानी ग्रेफाइट जहां दिख रहा है उसको मेरे को कहां करना पड़ेगा, लेफ्ट में। तो यानी मैं इसको भी लिखूंगा, कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड से क्या बनाऊं मैं, कार्बन डायमंड सॉलिड। ओके, एंड इसका डेल्टा H कितना हो जाएगा बेटा, +3 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? दिस इज थर्ड रिएक्शन, डेल्टा H1। अब कितने लोग कह रहे डायमंड तो मेरे को चाहिए ही नहीं तो डायमंड नहीं चाहिए,
तो आपने इसको उल्टा किया तो डायमंड ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, तो इसको भी ऐसे ही रखो। क्या समझ में आया? हाँ, तो डायमंड को ऐसे ही रखना पड़ेगा। और इसका डेल्टा एच नॉट कितना है? -500, ये फोर्थ है। आगे आवाज समझ में? क्या इन चारों को जोड़ करके देखो मुझे ये रिएक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा? चलो जोड़ते हैं। देखो डायमंड से डायमंड उड़ जाएगा, उड़ गया क्या? अच्छा जी। और ये O2 O2 दो O2 हो गया लेफ्ट में, और राइट में कितना है? दो O2, तो ये भी उड़ गया। अच्छा जी, और क्या CO2 CO2 भी उड़ गया क्या? कहानी खत्म हो गया। 2H2, दो वाटर कहाँ है? अच्छा ऊपर, तो ये दो वाटर भी उड़ गया। क्या बचा जिंदगी में फिर? कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2H2 फॉर्मिंग, मिल गया ना? तो यानी इन्हीं के वैल्यूज को सीधा सम कर देंगे। सो बिकॉज एडिंग दीज रिएक्शन, अगर इसको मैं मान लो फोर्थ रिएक्शन या फिफ्थ रिएक्शन बोल रहा हूं, तो सिंस एडिंग 1 2 3 and 4 gives us fifth reaction, we can say that delta H1 plus delta H2 plus delta H3 plus delta H4 is equal to delta H not F of CH4। फटाफट वैल्यूज लिख दो यार, कितना है? 1400 माइनस 600 मतलब 800 हो गया। 8 एंड 5 और कर देंगे तो 300 हो गया। 303 आ गया आंसर। क्या समझ में आ रहा है? यही आया क्या? था ना मजेदार क्वेश्चन? 303 प्लस या माइनस? प्लस। आ गया सबको समझ में? अब इसकी एक्चुअल वैल्यू किताबों में कुछ और भी हो सकती है, जैसा मैंने बोला, मैंने डेटा अपने मन से लिया है सारा। सिर्फ एक जगह थोड़ा दिमाग लगाया, डेटा तो फिर भी वो अपने मन से ही है, साइन वाइन का बस थोड़ा ध्यान दिया है। गॉट इट? चलो बेटा, तो क्या अब और क्वेश्चन इस पे कराने की जरूरत है? एक और करा देते, देख लेते। चलो लिखो दो। अच्छा, कितने लोग का आया था वैसे? हाथ उठाओ तो। बहुत बढ़िया। चल, ओके बच्चों, तो अगला पार्ट करते हैं हम लोग। कौन सा था? एक और क्वेश्चन देता हूं, फिर अगले पार्ट पे जाते हैं। देखो, आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है विच इज कार्बन, एक मिनट रुक रहे हो? एक मिनट। चलो अच्छा, मैं लिख देता हूं।
देखो बैलेंस्ड है, The question is, if the delta H naught R is given for this reaction, then find the value of delta H naught F C2H6. इसका वैल्यू बताइए. Find the value of enthalpy of formation of ethane gas. Find the value of enthalpy of formation of ethane gas. Using the data, using the reaction and its data. क्या आएगा वैल्यू? माइनस, समझ में आ गया क्या? क्या यूज किया? हाँ बिल्कुल सही. ये कितना मोल बना है? तो मेरे को इसको कितना बनाना है? तो इसको अगर 1 बनाओगे तभी आएगा ना. और इसको 1 करने का मतलब इसको भी बाई 2 करना. इसको बाई 2 किया तो इसको भी बाई 2 ना. तो इसका डेल्टा एच नॉट आर कितना हो जाएगा? -250. एंड दिस विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये 1 मोल ही बनना चाहिए. हो गया क्वेश्चन खत्म. इतना ही था ये. So delta H naught F C2H6 gas is equal to -250 किलोजूल. आगे बात समझ में? बोलो. अब मैं कुछ कहानी लिख रहा हूं, उसको बताते जाओ. देखो, अभी नोट मत करना कुछ भी. ये इतना नोट कर लो बस ना. इसके बाद कुछ कहानी लिख रहा हूं, तुम लोग वैलिडेट करो. मैं एक चीज लिखने जा रहा हूं, जरा बताओ तो. इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस की वैल्यू कितनी होगी? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस, इसकी वैल्यू बस इतना बताना है. जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, बस इतना ही. इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर सॉलिड, बोलो बोलो जल्दी बोलो. जीरो, नॉन जीरो? द राइट आंसर इज 0, 0 एंड 0. अरे बाबा एक बात बताओ, सुनो ध्यान, सुनो ध्यान. अगर मान लो इनका 1 मोल बनाना है, फॉर एग्जांपल, चलो O2 का ही समझते हैं. तो जब भी ये बना रहे हैं तो हम किससे बनाते हैं? इनमें जो प्रेजेंट एलिमेंट है उनके मोस्ट स्टेबल फॉर्म से. तो ऑक्सीजन का एलिमेंटल स्टेट भी क्या है? O2. अब इधर भी O2 हो, उस साइड भी O2 हो, दोनों तरफ सेम हो, इधर भी मोटू उधर भी मोटू, तो क्या होगा? डेल्टा एच 0 हो जाएगा ना. दोनों का वैल्यू सेम. तो इसलिए 0 बोलो. नॉट डिफाइन क्यों बोल रहे इतना? क्या मैं 1/0 कर रहा हूं जो नॉट डिफाइन बोल रहे? फ्रॉम O2. कहानी है. तो मतलब इसीलिए मैं एक स्टेटमेंट लिखवाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले देख लेता हूं तुम लोग क्या सोचते हो. The standard enthalpy of formation of elements will be 0, provided they are in their standard state. and अगर एलोट्रॉप है तो वो एलोट्रॉप यूज करना है जो उसका सबसे स्टेबल एलोट्रॉप होगा. इज दैट क्लियर? अब अगले कुछ और लिखवाऊं? स्टेटमेंट लिखो. The standard enthalpy of formation of elements in their standard state, the standard enthalpy of formation of elements in their standard state, elements in their standard state will be 0, got it?
will be zero, will be zero, provided the elements are in their standard state. Standard state at standard condition. वही स्टैंडर्ड कंडीशन में तो समझिए ना, 1 बार प्रेशर एंड 298 पे। अब जैसे इसी में मैं क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता, ध्यान से देखो, सेम ही कहानी है, बस मैं ये पूछ लेता, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 लिक्विड, ये वैल्यू 0 होगी कि नॉन जीरो? नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इसके लिए कहानी कैसे लिखना पड़ेगा, O2 लिक्विड बनाना है, कहां से बनाना है? O2 गैस से। तो क्या ये वैल्यू 0 हो सकती है? बल्कि हम तो क्लियर है कि यार गैस से लिक्विड बनाने में, लिक्विड से गैस बनाने में एनर्जी देनी पड़ती है, तो इधर से इधर जाने में डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव। हम साइन भी बता सकते हैं अगर थोड़ा दिमाग लगाए तो। 2 मोल क्या बनाना हो? 2 मोल O2 क्या बनाना हो? लाइक गैस, यही वाला फॉर्म। तो अब बताओ, जिसका वैल्यू 0 हो तो आप चाहे 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 into 500 will also be। और चलो, जैसे उसने वैल्यू बस पूछा है ना, उसने ये नहीं बोला कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताइए। अगर वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो वो तो हमेशा एक ही मोल रखते हैं, राइट? हाँ बेटा देख, गैस है इधर लिक्विड है, दोनों की एनर्जी एक जैसी तो नहीं होगी ना भाई। लिक्विड में अट्रैक्शन होता है, गैसेस में नहीं होता है। तो जब दोनों की एनर्जी अलग अलग है, तो इसका एंथैल्पी H1, इसका H2, तो डेल्टा H की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। हाँ, अब नेगेटिव हो गई या पॉजिटिव हो हम देख लेंगे कि भाई क्या ट्रांजिशन हो रहा है। तो बताओ, अगर किसी लिक्विड से गैस बनाना हो तो एनर्जी देने से बनता है या एनर्जी रिलीज होती है? लिक्विड से गैस बनाना हो, अपने आप बन जाएगा? नहीं, मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उसका उल्टा करेंगे तो रिलीज होगी। तो यही है, गैस से लिक्विड बना रहे हो तो एनर्जी रिलीज होगी। वही मैंने बोला, साइन भी इसका बता सकते हैं, नेगेटिव। इज दैट क्लियर? हाँ 25 है। ये ट्रांजिशन नहीं होगा, तुम ऐसा बोलना चाह रहे हो? चलो देखो, तरनप्रीत का ये कहना है कि सर ये बताओ, 25 डिग्री पे तो ऑक्सीजन गैस होता है और आप 25 पे ही बोल रहे हो कि O2 लिक्विड भी है, ये पॉसिबल कैसे? क्या आपको नहीं पॉसिबल है? क्या आपको नहीं पता कि ये पॉसिबल है? ये बताओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इनमें स्टेबल कौन है, ये ट्रांजिशन तुरंत हो जाएगा। ये ट्रांजिशन तुरंत, जैसे अब मैं आपसे बोलूं, बताओ CO2 कैसा होता है रूम टेम्परेचर पे? लेकिन जो CO2 आपने शादियों के टाइम पे या फंक्शन के टाइम पे देखा होगा, वो ड्राई आइस लेकर के आके टेबल पे ऐसे फेंक देते हैं ना, पूरा आर्टिफिशियल वो स्मोक क्रिएट होता है, इफेक्ट क्रिएट करते हैं कि मतलब कुछ तो, ये कहां से आ रहा है? वो इंद्रलोक में जो ऐसा होता है ना, ये डांस, वहां से वो मतलब एकदम ग्रैंड बनाने के चक्कर में, है ना? ऐसे यहीं से आया ना ये सब चीज। चलो, मतलब सभी लोग वही बनना चाहते हैं कि मैं एकदम पावरफुल, सारे लोग डांस कर रहे हैं। तो खैर, उसमें जो इफेक्ट क्रिएट किया जाता है वो सॉलिड CO2 की वजह से तो किया जाता है। तो क्या सॉलिड CO2 एग्जिस्ट नहीं करेगा रूम टेम्परेचर पे? मतलब इंस्टेंटली कर रहा है, लेकिन कन्वर्ट होता जा रहा है, कन्वर्ट होता है, तो ये कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए दैट इज पॉसिबल। और अगर ये प्रोसेस आप नहीं करा पाओ रूम टेम्परेचर पे, तो भी हमारे पास एक हमने बताया तरीका, क्या? किरचॉफ्स लॉ, वहां से करा लेंगे। किसी और टेम्परेचर प्रेशर पे पता है, वहां से कुछ और कहानी करनी है, विल यूज किरचॉफ्स, बस कहानी कर। इसलिए तो टेंशन फ्री रहो अपने आप। बस ये बताओ वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0। इज दैट क्लियर? चलो बेटा, मैं और लिख रहा हूं, डेल्टा H0F O3 बताइए, 0 होगी कि नॉन जीरो? नॉन जीरो। आ रहा है क्या बात समझ में? अच्छा जी, बताइए, डेल्टा H0F क्लोरीन गैस 0 या नॉन जीरो? 0। चलो, डेल्टा H0F ब्रोमीन Br2 गैस बताओ, 0 या नॉन जीरो? नॉन जीरो।
क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन लिक्विड होता है। ये IIT जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, समझे? ये था, कितना जबरदस्त किया था नहीं? सारी कहानी लिखते लिखते बीच में ब्रोमीन को गैस फॉर्म में डाल दिया, बच्चे इमोशन में आके फटाफट सब जीरो। मोर देन वन में आया था वैसे ये फायदे, क्योंकि कंफ्यूजन वहीं क्रिएट होगा ना, वरना तो सिंगल वाले में आप थोड़ा इधर उधर दिमाग लगा के फिगर आउट कर लोगे। मल्टीपल में आया तो आपको लगेगा यार ये चारों के चारों सही हो सकते हैं, दो भी सही हो सकता है, अब उसमें दिमाग लगा सकते हैं। समझ गए ना? तो ब्रोमीन एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म स्टैंडर्ड स्टेट पे। तो ब्रोमीन गैस बनाना है तो लिक्विड से गैस बनाते समय एनर्जी देनी पड़ेगी, तो नॉन जीरो हो गया। क्या समझ में आया? और यहीं पे अगर लिखा हो डेल्टा H0 F Br2 लिक्विड, तो आंसर क्या आएगा जी? आगे बात समझ में? चलो अच्छा एक बात बताओ, डेल्टा H0F मैं बोल दूं CH4, जीरो नॉन जीरो? नॉन जीरो यार, ये तो अलग ही कंपाउंड हो। एलिमेंट्स का वैल्यू सिर्फ जीरो होता है, वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में। अच्छा मैं अगला लिख दूं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P4 सॉलिड, बताओ जीरो। डेल्टा H0F ऑफ फॉस्फोरस रेड, P रेड सॉलिड, ये नॉन जीरो। फॉस्फोरस के केस में सबसे स्टेबल फॉर्म नहीं लेते हैं, बल्कि अब पूछोगे सर ऐसा क्यों किया इसमें, क्योंकि जो सबसे स्टेबल फॉर्म होता है ब्लैक, उसमें मल्टीपल फेजेस एग्जिस्ट करते हैं। मतलब स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स का मिक्स होता है। वो सिंगल फेज में कोई चीज ना हो तो उसकी कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं की जा सकती, इसलिए इसका व्हाइट फॉस्फोरस को चूज करते हैं एज ए रेफरेंस। सबसे रिएक्टिव ही सही। ठीक है, आ गया बात समझ में? सल्फर, सल्फर तो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर, माइन करके निकालते हैं सल्फर को, नीचे जमीन के अंदर से निकालते हैं। हाँ, कौन सा ड्राई CO2? गैस तो गायब ही हो जाती है। ये तो गजब बात की है तुम। H2O तो सामने दिख रहा होता है, जब गैस में गया तो गायब हो गया, क्योंकि हमारी आंखें इतनी जबरदस्त नहीं है ना कि हम एक एक मॉलिक्यूल के कलर को परसीव कर पाए। जब वो क्लस्टर्स में रहते हैं तभी दिखता है। मान लो तुम ही इवापोरेट हो जाओ, एटम्स में तुम्हारा सारा जितना भी एटम से ब्रेकडाउन, मैं तुम्हें देख पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। मिस्टर इंडिया की तरह हो जाएगा तुम्हारा। मूवी एक रहता है मिस्टर इंडिया की, वो एक वॉच लगा के ऐसे प्रेस कर देता, गायब भी हो जाता है। बहुत पुरानी मूवी है, बहुत पुरानी, मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर की मूवी। चलो बेटा, हो गया, यहां तक नोट कर लिया तुमने? हाँ, क्विकली नोट इट डाउन, क्विकली नोट इट डाउन, सारे पॉइंट्स आप नोट करो।
चलो ओके गाइस, नोटेड हियर। चलो अगला लिखते हैं, हेडिंग डालिए, अगला हेडिंग डालिए, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। बात नहीं बेटा, देखिए इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन मिटा दो। हाँ जी, स्टैंडर्ड वर्ड ही है वहां पे भी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी, क्योंकि बिना स्टैंडर्ड का कोई मतलब नहीं है ना। एक डेटा बेस हमें बनाना है तो कंडीशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। सो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन लिख लिया आप लोगों ने? तो क्या है देखते हैं। अब देखो यहां पहले वाले केस में बात हो रही थी 1 मोल प्रोडक्ट बनाने की। अब इस बार ये जो हम लोग बात करेंगे 1 मोल प्रोडक्ट को जलाने की बात करेंगे। सो वी हैव टू बर्न देम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई राइट द रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड, तो आप डायमंड 1 मोल लो और उसको जला दो आप, कार्बन डायमंड सॉलिड व्हेन ट्रीटेड विथ ऑक्सीजन, और ये क्या बन जाए, CO2 गैस। इसका जो भी इंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन डायमंड सॉलिड। तो जब बात कंबशन की करते हैं तो उसका 1 मोल जलाना है। अब यहां वो टेंशन फ्री हो गए हम लोग, इसमें स्टैंडर्ड स्टेट सिर्फ एलिमेंट जो भी लिए गए हों, आई मीन ये सब जो ले रहे हैं हम लोग, इनकी कहानियां हो सकती हैं, चाहे जैसे रहना चाहे वैसे रह जाए स्टैंडर्ड स्टेट में। बाकी जो कंपाउंड लिया गया है उसको उसी स्टेट में लिखना है, ठीक है। तो अब ये डायमंड की बात हो गई। ऐसे मैं बोलूं कि बताओ भाई कार्बन ग्रेफाइट को भी जला सकते हैं क्या? अरे यार किसी को भी जला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इससे जो CO2 बनेगा ये डेल्टा H0R इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड आएगा, है ना। अब मैंने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाई हुई होगी आई गेस, कि भाई एक साइंटिस्ट थे, उन्हें लगता था कि डायमंड हो गया या ग्रेफाइट हो गया, दोनों में एक ही एलिमेंट है कार्बन। लोग नहीं मान रहे थे, अपने बीवी के नेकलेस से हीरा निकाला, उन्होंने जला दिया। जो गैस निकल के आई उसका लैब एक्सपेरिमेंट किया तो देखा यार ये तो वही कर रहा है जो यहाँ ग्रेफाइट को भी। तो देखो वो रिच थे इसलिए वो कर पाए, तुम लोग ऐसा मत करना, ठीक। तो ऐसे, हाँ जी, ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं कि एलिट्रॉप समझाने के लिए लोग इतनी बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस किए हुए हैं। हाँ, ग्रेफाइट से डायमंड बिल्कुल बना सकते हो, आर्टिफिशियल तरीके से लोग ट्राई भी करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल डायमंड होता है ना बेटा, वो इट टेक्स एजेस ना, बहुत टाइम लगता है, बहुत हाई प्रेशर लगता है। आप प्रेशर तो क्रिएट कर पाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेम्परेचर भी आप अपने हिसाब से मॉनिटर कर सकते हो, लेकिन टाइम ही एक ऐसा चीज है जो आपके पास नहीं है। क्या 300-400 साल तक आप जिंदा रहोगे? तो आज अगर प्रोसेस करो और बड़ा सा कोहिनूर से भी बड़ा डायमंड बनाना है तो कहानी खत्म हो सकती है हमारी। आ भी गया कोहिनूर तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो लैब वाले जो भी बनते हैं एक्चुअल में वो बड़े छोटे छोटे अच्छे से क्रिस्टल नहीं बन पाता है, तो उनका यूज होता है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर डायमंड किए जाते हैं बच्चों। ग्रेफाइट को हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे रख के बनाया जाता है, और जो डायमंड, हाँ भी बनाए जाते हैं, हाँ जी अभी भी बनाए जाते हैं। उसकी वैल्यू बहुत ही घटिया होती है, वो कटर्स के फॉर्म में यूज होता है। ग्लास जो होती है ना, ग्लास को आप नाइफ से तो नहीं कट कर सकते हो, तो उसकी कटिंग फिर सोचो कैसे, डिजायर्ड शेप कैसे देते हैं। यस, वो ऐसे रहता है, उस पर एक स्क्रैच मार देते हैं एंड फिर ऐसे एक हल्का सा हैमरिंग करके, मतलब विथ योर ब्रेक हो जाएगा इसी फॉर्म में, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मोस्टली डायमंड ही रहते हैं उसमें, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड डायमंड। ओके एवरीबॉडी, सो डोंट अटेम्प्ट ओके टू क्रिएट डायमंड फ्रॉम द ग्रेफाइट। सो ये दोनों का ही इंथैल्पी ऑफ कंबशन डिफाइन है बेटा, CH4 का भी डिफाइन है। बिल्कुल बात नहीं बेटा, प्लीज बात नहीं करो आपस में, कोई डायमंड की बात नहीं करेगा। CO2 and 2H2O,
गोल्ड को भी जलाना, जला दो, तुम्हारी मर्जी यार, क्या दिक्कत। देखो ऐसा नहीं है कि उसको कुछ नहीं किया जा सकता है, सब चीज कर सकते हो तुम यार। अरे जला तो किसी को भी सकते, अरे बाबा तुम लोग जला तो जेनॉन को भी सकते हो, वो तो नोबल गैस है ना। सिर्फ हीलियम नियॉन को नहीं कुछ किया जा सकता है, टू सम एक्सटेंट आप कह लो कि आर्गन को भी कुछ नहीं किया जा सकता है। जेनॉन, रेडॉन, ये सब जितने भी गैसेस हैं नीचे वाले, क्रिप्टॉन भी, इन सबके कंपाउंड्स बनाए गए हैं। और ये ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ही ऐसे दो एलिमेंट है जिनके साथ इनके कंपाउंड्स मैक्सिमम देखे गए। XeF2, XeF4 कितना हमने हाइब्रिडाइजेशन किया था, है ना। तो बस अभी इतना ध्यान रखो, फिलहाल हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पे रहते हैं, डायमंड ग्रेफाइट के चक्कर में मत पड़ो तुम लोग। अभी लिखो पहले, लिखो इसमें enthalpy of combustion, standard enthalpy of combustion, standard enthalpy of combustion is equal to enthalpy change for a reaction, enthalpy change for a reaction when 1 mole of when 1 mole of the given molecule or compound or element, when the given molecule or compound or element is burnt completely, completely कहने का मतलब ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, O2 का कमी नहीं करना है। पता चला आप कार्बन का निकाल रहे हो, CO पे ही रुक गया, कम ऑक्सीजन दे दिए, CO2 तक जाए, वो जहां तक वो जा सकता है वहां तक जाए। When burnt completely in the presence of oxygen, burnt completely in the presence of oxygen, तो दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, पहला कंप्लीट कंबशन और दूसरा वर्ड कौन सा, 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन। रिएक्टेंट नहीं बोला, जो भी मॉलिक्यूल का आपको डिफाइन करना है। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, reactions representing enthalpy of combustion of diamond graphite and methane are shown below. Reactions representing enthalpy of combustion of diamond graphite and methane are shown below. ठीक है बेटा, चलो इतना कर लिया आप लोगों ने। नहीं, मैंने कुछ क्वेश्चन फ्रेम करना है इसलिए बता रहा हूं। ये आपको ये वैल्यूज नहीं लिखनी है, सिर्फ यहां तक लिखना था, वो तो मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा था। सिर्फ यहां तक लिखना है आपको, ये वाली लाइन, इधर वाली वैल्यूज नहीं लिखनी। चलो अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, मैं एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, बताओ वैलिडेट करो करेक्ट है या नहीं। पहले लिख लो, अच्छा लिख लो।
Got it, guys? Everybody got it? Now the question here is, guys, please focus here. ये दो वैल्यूज मैंने दी हुई हैं, राइट? अब ये आपके लिए, अब मैं बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो. Enthalpy of combustion of diamond can be considered as enthalpy of formation of CO2. Is it a correct statement or wrong statement? Enthalpy of combustion of diamond is equal to enthalpy of formation of CO2. अगला स्टेटमेंट बोल रहा हूं. Enthalpy of combustion of graphite is equal to enthalpy of formation of CO2. दिख रहा है क्या? तो कंबशन का तो ये वैल्यू ही लिखा हुआ है, और फॉर्मेशन अगर CO2 का बोल रहा है तो इसका मतलब इसमें 1 मोल कार्बन होना चाहिए और 1 मोल O2 होना चाहिए. तो हमने देखा कार्बन 1 ही मोल है, और कार्बन एलोट्रॉप है तो वो ग्रेफाइट से स्टार्ट होना चाहिए, और ऑक्सीजन, अरे लेफ्ट साइड में कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट साइड में ये 1 मोल होना चाहिए. ये सुनो, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन है जिसमें ये भी 1 मोल ही बन रहा है और ये 1 मोल ही जल भी रहा है. तो इसके जलाने से जितनी ऊर्जा निकल रही है उतनी ही ऊर्जा इसके 1 मोल को बनाने में भी प्रोड्यूस हो रही है. तो इसलिए दोनों वैल्यूज बराबर होंगे ना. समझ गए ना? तो टेक्निकल टर्म है. अगर मैं आपसे बोलता है राइट द रिएक्शन शोइंग द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, तो क्या लिखते हैं आप? यही रिएक्शन लिखते हैं ना. CO2 फॉर्म फ्रॉम कार्बन सॉलिड डायमंड, सॉरी सॉलिड ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन O2. मैं पूछता कि बेटा ये बताओ, राइट द रिएक्शन शोइंग एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, तो भी यही लिखते. तो इस इक्वेशन में कोई चेंज है क्या? नहीं. तो इसका जो भी एंथैल्पी चेंज रिएक्शन का आ रहा है, ये ना सिर्फ एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बराबर है, कैन आल्सो बी रिटन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस. समझ में आया क्या? तो ये नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना इस बात को, कि कभी कभी कुछ रिएक्शन ऐसे आते हैं जिनका फॉर्मेशन का वैल्यू देखो और कंबशन का दोनों एक ही हो जाता है, अलग अलग नहीं होता है. लेकिन फॉर्मेशन समझ रहे होगे किसका? यहां CO2 का, और कंबशन किसका? ग्रेफ. सो दिस सिंगल रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H नॉट R इज इक्वल टू बोथ ऑफ दीज वैल्यूज. सबके लिए ऐसा नहीं है. चलो थर्ड लिखते हैं. थर्ड क्या था देखो, बॉन्ड एंथैल्पी. समझ क्वेश्चन इस पे क्यों कराएं यार? वही हेस लॉ लगाना पड़ेगा बार बार, क्यों बोर हो हम लोग? चलो वो तुम लोग लगाते रहना. हाँ सारे ऐसे ही हैं बस. बॉन्ड एंथैल्पी देखते हैं. व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी? हाँ जी, द एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विथ ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ द गिवन बॉन्ड थ्रू होमोलाइसिस. बॉन्ड को दो तरीके से तोड़ा जा सकता है. ए एंड बी के बीच के बॉन्ड को दो तरीके से तोड़ सकते हैं. कैसे? कि भाई ऐसा तोड़ो कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ले जाएं, और एक होता है ऐसे तोड़ो इनको कि एक ले जाए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को पूरा और बी बेचारा माइनस बन जाए, मतलब ये प्लस बन जाए और ये माइनस. ये हेट्रोलाइसिस होता है. इसको क्या बोलते हैं? तो इसमें जो एनर्जी लग रही है डेल्टा H नॉट इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी. यहां का जो डेल्टा H आ रहा है वही बॉन्ड एनर्जी के बराबर. किसका बॉन्ड एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड. अरे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी, मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी ना. अब क्वेश्चन ये आएगा, सर ये बताओ क्या फेजेस का यहाँ कोई मतलब नहीं है? ये मॉलिक्यूल मस्ट, ये जो भी मॉलिक्यूल है दैट मस्ट बी इन गैसियस फेज. क्योंकि अगर गैस फेज में नहीं है तो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी उनको गैस तक लाने में, वो एनर्जी हटा के. तो लिखो बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू द एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड when 1 mole of the gaseous molecule or compound is equal to enthalpy change when 1 mole of gaseous, 1 mole of gaseous molecule or compound is equal to enthalpy change when 1 mole of gaseous, 1 mole of gaseous molecule or compound is equal to enthalpy change when 1 mole of gaseous molecule or compound is equal to enthalpy change when 1 mole of gaseous molecule or compound is equal to enthalpy change when 1 mole of gaseous molecule or compound is equal to enthalpy change when 1 mole of gaseous molecule or compound is equal to enthalpy change when 1 mole of gaseous molecule or compound is equal to enthalpy change when 1 mole of gaseous molecule or compound is equal to enthalpy change when 1 mole of gaseous molecule or compound is equal to enthalpy change when 1 mole of gaseous molecule or compound is equal to enthalpy change when 1 mole of gaseous molecule or compound is equal to enthalpy change when 1 mole of gaseous molecule or compound is equal to enthalpy change when 1 mole of gaseous molecule or compound is equal to enthalpy change when 1 mole of
एक मिनट, थोड़ा सा मॉडिफाई करना। 1 मोल ऑफ a particular bond, 1 mole of a particular bond is broken. 1 mole of a particular bond is broken from gaseous molecule or gaseous, मेरे ख्याल से मॉलिक्यूल ही चलेगा, क्योंकि कंपाउंड अगर हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे NaCl टाइप में आयनिक कंपाउंड हो जाए तो दिक्कत है, तो वहां पे तो कोवेलेंट बॉन्ड ही नहीं है। बॉन्ड एनर्जी किसके लिए डिफाइन है? ओनली फॉर कोवेलेंट। गैसेस मॉलिक्यूल और कंपाउंड ले तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। थोड़ा सा मैं कंपाउंड के लिए इसलिए हेजिटेट कर रहा हूं कि आप समझ रहे होगे, कंपाउंड के लिए हेजिटेशन सिर्फ इस वजह से है क्योंकि कई बार जो कंपाउंड बनते हैं उसमें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होते। फॉर एग्जांपल NaCl कंपाउंड्स, वो दैट विल बी अ बेटर वर्ड, मॉलिक्यूल्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स। ओके, गॉट इट। चलो, अच्छा जी, ध्यान रखना 1 मोल मॉलिक्यूल को कन्वर्ट नहीं करना है इसमें, 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करना है। अच्छा, आगे और पॉइंट ऐड करना है, बताओ कौन सा? थ्रू होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस? हाँ, लिखो, द बॉन्ड मस्ट बी ब्रोकन थ्रू होमोलाइसिस। वन मोल बॉन्ड भी समझाता हूं। The bond must be broken through homolysis। अब आओ कुछ एग्जांपल्स करते हैं, भी क्लियर हो जाएगा। समझा देता हूं, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे मान लो HBr का बॉन्ड है और ये गैस के फॉर्म में, अब मैं बोलूं कि होमोलाइसिस करा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको H गैसियस एटम के फॉर्म में लाना है एंड ब्रोमीन गैसियस एटम। तो इसका जो भी इंथैल्पी चेंज आया ना, ये वैल्यू बॉन्ड एनर्जी के बराबर होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ व्हाट? HBr बॉन्ड। लेकिन अगर मैं यही कर दूं कि HBr और लिक्विड फॉर्म में लेके आऊं और बोल दूं कि यार ये H गैस कन्वर्ट हुआ है एंड Br गैस, तो कितने लोग कह रहे हैं इसका जो डेल्टा H0R होगा, इसमें दो पार्ट आ गए। एक तो उस लिक्विड से गैस यानी इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन प्लस बॉन्ड एनर्जी, दोनों आ गया ना बेटा। क्योंकि पहले तो आपको गैस में लाना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। भाई बिना गैस में लाए हुए यहां से यहां चेंज करने में आपको एडेड एफर्ट करने पड़ेंगे ना, तो बॉन्ड एनर्जी फिर कैसे डिफाइन करें? अब तो हर केस में अलग अलग होने लगेगा। मैं सॉलिड से लेके आते हूं तो तीनों वैल्यूज अलग, तो बॉन्ड सिर्फ तोड़ना है और बाकी काम नहीं करना है। तो बॉन्ड तोड़ने से पहले इसको गैस फॉर्म में लेके आओ, ताकि गैस गैस के बीच में अट्रैक्शन कुछ न रह जाए। अब जो एनर्जी लगेगी वही हमें देखना है, इसलिए ध्यान रखना गैसियस फॉर्म से देखना। इज दैट क्लियर? ओके, अच्छा, अब आपके दिमाग में ये आएगा, ये तो मैंने क्या बताया होमोलाइसिस के थ्रू ना। हेटेरोलाइसिस का वहीं पे क्या मतलब है? HBr को ऐसे तोड़ो कि ये H प्लस बन जाए और ये Br माइनस, ये भी गैसियस ये भी गैसियस। यहां पे डेल्टा H0R इज नॉट इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr। यू नो व्हाई? द रीजन इज, ये आइडेंटिकल एटम्स में जो बॉन्ड की फिलॉसफी है वो कैसी है कि भाई एटम्स कम्स टुगेदर टू फॉर्म बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसी बात है ना। तो मतलब हम H एंड Br को देखने की कोशिश करते बॉन्ड बनाते समय, प्लस और माइनस आ गए तो हम समझते हैं आयनिक कंपाउंड की तरफ हो जा रहे हैं। ये सुनो, अच्छा एक,
तो ये बात है। अच्छा, दूसरी चीज, कभी अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताओ क्या ऐसे तोड़ा नहीं जा सकता, या तोड़ा तो जा ही सकता है। होमोलाइसिस एंड हेट्रोलाइसिस में दोनों तरीके से आप कर सकते हो, दिमाग लगाओगे, बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के इस डायरेक्शन में जाएगा। कैसे? जब भी आप ब्रेक करोगे तो पहले ये यूजुअली टूटेगा ऐसे ही, H एंड Br अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। फर्दर आप इसको और ज्यादा एनर्जी दोगे तो ये Br, इसको एनर्जी दोगे तो ये H++ इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन Br एक्सेप्ट करके क्या बन सकता है, Br। इतना एफर्ट करने के बाद ये कहानी होने वाली। इज दैट क्लियर ना? तो यूजुअली जब आप बॉन्ड तोड़ते हो तो न्यूट्रल कंपाउंड्स में ही, न्यूट्रल स्पीशीज में ही वो ब्रेक डाउन होते हैं। तो इसलिए होमोलाइसिस से ही हमें समझना है, दिस इज हेट्रोलाइसिस। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, बताओ किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी? तो नेचुरल सी बात है, होमोलाइसिस कराने के बाद अभी मुझे इसे आयोनाइज भी करना है, ये सुनो। चलो माना कि ये इलेक्ट्रॉन लेते समय गेन इंथैल्पी कभी कभी डेल्टा एच उसका भी नेगेटिव आता है, लेकिन आयनाइजेशन रिक्वायर्स मच मोर एनर्जी। तो इसलिए हमेशा ध्यान, और ये वैल्यूज कितनी आती है पता है? इनकी जो वैल्यूज आती है सिर्फ उतना ही नहीं यार, अभी ये गैस पास में, इनको गैस के फॉर्म में प्लस माइनस को दूर भी करना है तो लैटिस भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो हेट्रोलाइसिस से किसी बॉन्ड को तोड़ने में लगभग 4 गुना ज्यादा एनर्जी लगता है एज कंपेयर टू होमोलाइसिस, क्योंकि उन प्लस माइनस बन करके गैसियस फेज में सेपरेट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। सिर्फ बॉन्ड ही नहीं तोड़ना है, गैस फॉर्म में लेके आना है ना, तो उसमें एफर्ट ज्यादा लग जाएगा। इस वजह से लगभग 4 गुना ऐसा बुक के डेटा को देख के मैं बता रहा हूं कि नियरली 4 टाइम ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है। तो होमोलाइसिस इज इजियर, हेट्रोलाइसिस इज डिफिकल्ट ना। चलो नोट कर लिया ये बात सभी ने? ओके ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। तो बॉन्ड एनर्जी क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बताओ, अगर मान लो एक ही टाइप के कई सारे बॉन्ड हो एक ही मॉलिक्यूल में, तो कैसे देखते? जैसे मान लो CH4 के लिए हमने, तो सर इसमें एक C2H6 ले लिया और मैं आपसे बोलूं कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, तो कार्बन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड थोड़े 1 2 3 4, तो ऐसे केस में कैसे लेते हैं? तो बोलते हैं देखो इसमें एवरेज वैल्यू ली जाती है हमेशा। जब भी बॉन्ड एनर्जी दिया रहता है तो इट इज द एवरेज ऑफ ऑल द बॉन्ड्स विच बॉन्ड एनर्जीज विच आर प्रेजेंट। जैसे CH4 को सबसे पहले एक बॉन्ड तोड़ो तो क्या बनेगा, ये CH3 गैस प्लस हाइड्रोजन। फिर दूसरा बॉन्ड तोड़ो, क्या बनेगा, ये CH2 गैस प्लस, बोलो, फिर मैं बोलूं तीसरा बॉन्ड तोड़ो तो क्या करेंगे, CH, चौथा बॉन्ड। ये पूरी कहानी जब कंप्लीट होगी गैस फॉर्म में N+H गैस, ये डेल्टा H1 है, डेल्टा H2 है, डेल्टा H3 है नीचे वाले। बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड कैन बी रिटन एज average of all of these values, delta H2, H3 and delta H4, ये सब डिवाइडेड बाई 4, ये सारी वैल्यू का एवरेज वैल्यू होता है। H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4, ये वैल्यू एवरेज होता है, तो हमेशा ध्यान रखना। हाँ सभी का, हाँ CH बॉन्ड का ही, CH बॉन्ड तो यहां पे भी टूटा है, CH4 से आप, अरे बाबा कार्बन हाइड्रो, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? इधर से अगर मेरे को यहां जाना है तो मेरे को कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, CH का ही ना। हाँ इसमें सारे बॉन्ड, तो इसमें कार्बन का एवरेज नहीं होगा, फिर वो ये इन सबके बॉन्ड ब्रेक करने का अलग कहानी, इसका अलग कहानी। तो इसमें दो, जितने अलग अलग तरह के बॉन्ड उतने अलग अलग तरह के बॉन्ड एनर्जी। भाई कार्बन कार्बन का बॉन्ड अलग है ना कार्बन हाइड्रोजन से, इसलिए उसका बॉन्ड एनर्जी अलग डिफाइन होगा, कार्बन कार्बन का अलग। कुछ ये सब हमारा टेंशन नहीं है, ये सब हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें बस वैल्यूज दी होंगी उनको यूज करना सीखना है।
अब कहोगे सर ये बताओ, बॉन्ड इंथैल्पी हो गया, फॉर्मेशन हो गया, कंबशन, ये पढ़ते तो जा रहे समझते, इनका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है क्या? है, इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, और उसी का दिमाग लगा करके मैंने तुम्हें एक पहला क्वेश्चन आज कराया था फॉर्मेशन वाला, वो नहीं? अब सोचो इतना बड़ा मैंने कहानी 3-4 वो तो मैं याद करके थोड़ी ना आया हूँ यार, फिर भूल जाएगा ना मेरे को। तो मैं वही अपने दिमाग में प्रोसेस कर रहा था कि इन सारे चीजों को कैसे कंबाइन करके एक क्वेश्चन बनाते हैं। कराना मुझे हेस्लॉ ही था, बट सब घुमा के करा दिया। अब वो आपको समझाता हूँ क्या है। आपको जब क्वेश्चन करना होगा तो आपको ये डेटा दिए रहते हैं, बॉन्ड एनर्जी के, या इंथैल्पी ऑफ कंबशन के, या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेटा दी रहेगी कि भाई कार्बन का इतना वैल्यू है, हाइड्रोजन का इतना है, मीथेन का इतना, ऐसे दिया रहेगा। और आपको एक नया रिएक्शन दिया रहेगा, पूछेगा इस नए रिएक्शन का डेल्टा एच बताओ। तो कंबशन के पूरे डेटा दे करके आपको रिएक्शन का डेटा डेल्टा एच पूछेगा, या बॉन्ड एनर्जीज दे करके उसका डेल्टा एच पूछेगा। ऐसे खूब घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे मैं एक समझा देता हूं, क्योंकि सारा कहानी हेस्लॉ का ही है यार, तो इसलिए मैं उसमें डिटेल न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, वो आप क्वेश्चन की असाइनमेंट दे देता हूं, उसी से करते रहना, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे को ये आ जाता क्वेश्चन कि बताओ भाई, अगर CH4 को O2 के साथ रिएक्ट करा करके जो CO2 एंड H2O बन रहा है, ओके, यहाँ 2O2 एंड 2 H2O, ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इनमें अगर मैं आपको बॉन्ड एनर्जी दे दूं कार्बन हाइड्रोजन की, आपको बॉन्ड एनर्जी दे दूं ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की, आपको C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी दे दूं, एंड HO बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी दे दूं, अगर मैं ये सारे बॉन्ड्स जो भी प्रेजेंट है ये सब दे दूं, क्या आप इस रिएक्शन का डेल्टा एच नहीं बता सकते? ये क्वेश्चन तो कौन सी बड़ी बात है यार, सब निकल जाएगा। बताओ हम कैसे लिखेंगे कि CH4 का बॉन्ड एनर्जी है, तो CH4 को पहले एटम्स में चेंज कर दो, कार्बन गैस प्लस 4H, बताओ यहाँ डेल्टा एच कितना लिखेंगे? क्या 4 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH लिखेंगे क्या? बोलना बेटा। अरे एवरेज वैल्यू जो भी निकालते हैं डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो सबका सम हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? एक बॉन्ड नहीं प्रेजेंट, इसमें कितना है? ऐसे ही कितने लोग कह रहे हैं ऑक्सीजन से O2 जब 2O बन रहा है तो इसका भी डेल्टा एच मुझे दिया ही हुआ है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ व्हाट? OO बॉन्ड। ये सुनो, ऐसे ही मुझे इनका भी दिया है, तो CO2 से अगर मैं सबको एटम में चेंज करो 2 ऑक्सीजन, बताओ CO2 से यहां जाने के लिए क्या इसके 2 ऑक्सीजन के बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे? तो क्या मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड, और वो हमें वैल्यू दिया हुआ है। ऐसे ही कितने लोग कह रहे हैं, और कुछ कहा नहीं दिया था क्या? HO का, हाँ जी, H2O से एटम बनाना है बस ये। अच्छा, एग्जाम में थोड़ा ट्विस्ट कर सकता है, जैसे वो आपको यहां लिक्विड दे देगा, तो लिक्विड दे दिया तो कितने लोग कह रहे हैं हमें एक और कहानी भी पता होना चाहिए, फिर H2O लिक्विड से गैस बनाने का क्या हो रहा है, ये सुनो। तो अभी फिलहाल मैं इसको लिक्विड नहीं करता हूं, मान लो ऐसे, तो क्या इसका डेल्टा एच निकाला जा सकता है? अगर सब गैस में है तो बिल्कुल निकाला जा सकता है। वी विल सिंपली अप्लाई हेस लॉ। बताओ हमें CH4 कहां चाहिए? रिएक्टेंट, इसको यहीं रहने दूंगा। O2 मुझे कहां चाहिए? रिएक्टेंट, कितना? 1 नहीं 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। मेरे को CO2 किधर चाहिए? राइट में, तो इसको उल्टा कर दूंगा। मेरे को H2O चाहिए इधर और ट्वाइस, तो पहले इसको उल्टा करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड इन सबको जोड़ दूंगा, ये मिल जाएगा क्या? बोलो। तो आपने अगर ध्यान दो तो आपने किया क्या? बॉन्ड एनर्जीज ऑफ जो CH4 है यानी रिएक्टेंट है उनको सीधा जोड़ा। क्यों जोड़ा? क्योंकि वो पहले से ही रिएक्टेंट में, लेकिन जो प्रोडक्ट वाले साइड का है उनका बॉन्ड एनर्जी को माइनस किया। ये सुनो, तो इस कहानी को ऐसे भी बोलते हैं, डेल्टा एच निकालना हो तो सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल द बॉन्ड्स प्रेजेंट ऑन रिएक्टेंट साइड माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ ऑल द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड। ऐसे भी डेल्टा एच को एक्सप्रेस किया जाता है। क्या समझ में आया? सारा हेस लॉ का एप्लीकेशन है। ऐसे ही फॉर्मेशन वाला केस जब रहेगा, सभी के फॉर्मेशन की वैल्यू दी होगी तुम्हें, H2O के, CO2 के, इसका तो खैर 0 ही होता है, एलिमेंट है, इसका भी दिया होगा। तो क्या फॉर्मेशन के रिएक्शन नहीं लिखने आते सबको? बोलो। तो उसको भी करोगे तो आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देगा कि फॉर्मेशन में वो हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट की तरफ रहता है ना वो मॉलिक्यूल, तो उसका यूज करके भी आप
रीअरेंज करके वैल्यू निकाल सकते हो। उसमें देखोगे तो फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, आई मीन वैल्यूज देख लेना उसके हिसाब से, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही होता है, तो उसके सम के फॉर्म में हम ब्रेक कर सकते हैं। कुछ दिमाग न लगे, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, यूज हेस लॉ एंड ऑलवेज अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी विच इज रिटन आउट देयर। जैसे उसने बोला कि ये CH4 का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रहा है, तो आप तुरंत उसको रिएक्शन के फॉर्म में लिख दो। उसने कंबशन की वैल्यू दी, आप उसको तुरंत किस में लिख दो, रिएक्शन के फॉर्म में। जब रिएक्शन के फॉर्म में लिख दोगे ना, तो सिर्फ हेस लॉ लगा के आंसर आ जाएगा। क्या सबको समझ में आ गया? एंड हेस लॉ में तो आप एक्सपर्ट हो गए हो, आपको पता चल गया है कैसे करना है। सो विद दिस एवरीवन, वी आर डन फॉर टुडेज लेक्चर, और जो भी कुछ और चीजें बची हुई हैं उसको हम कल की क्लास में करेंगे।